कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हम बतौर किसान और बागवान जो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक जो खाद है, उनका उपयोग करते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका उपयोग इसलिए हम करते हैं ताकि हमारी फसल की जो है पैदावार ज़्यादा हो और बीमारियों से भी हमारी फसल बचे। लेकिन दर्शकों, रासायनिक खादों के उपयोग से, उनका प्रयोग करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। ना केवल मिट्टी को, जिसकी जो क्वालिटी है आपकी मिट्टी की, वो प्रभावित होती है, अपितु उस फसल का सेवन जब भी हम जन सामान्य करते हैं, आम आदमी करता है, तो उनके जो रेसिड्यूज़ हैं, अवशेष होते हैं, वो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए जैविक खादों का उपयोग करना बागवानी में और किसानी में बहुत महत्वपूर्ण है और समय की मांग है। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, जैविक खादों का बागवानी में उपयोग। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कौशल। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर राजेश वर्तमान में संयुक्त निदेशक अनुसंधान के पद पर कार्यरत हैं उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में, और इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट के माध्यम से आज जानकारी हासिल करते हैं जैविक खाद के बारे में। डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल ये, हम जैविक खाद की बात तो करते हैं, लेकिन आम भाषा में हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि वास्तव में ये जो जैविक खाद है क्या, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। किसान भाइयों और बागवान भाइयों, मेरा सादर प्रणाम। जैविक खाद या कार्बनिक खाद प्रकृति में पाए जाने वाले जीवांश, जिसमें पेड़ पौधों के अवशेष, पशु पक्षियों के अवशेष तथा खनिज से निर्मित खाद को हम एक जैविक खाद का नाम देते हैं। जी। अगर इसके फायदे की बात करूं तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मिट्टी की संरचना को देखें तो उसमें 45% जो है वो मिनरल मैटर होता है, 5% सिर्फ उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और 20 से 25% पानी तथा 20 से 25% वायु होती है। जी। अब अगर मिट्टी की संरचना को मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से आपको थोड़ा समझाऊं तो मिट्टी के 3 तरह के गुण होते हैं, जिसको भौतिक गुण, रासायनिक गुण उसका, और बायोलॉजिकल गुण। जी। तो ये जो जीवाणु, आपकी जो जैविक खादें हैं, ये तीनों गुणों के ऊपर अपना असर डालती हैं। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बोलते हैं कि मिट्टी की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये मिट्टी की स्ट्रक्चर को, संरचना को अच्छी बनाने में बहुत मददगार होती हैं। जी। और उससे मिट्टी के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि 1 किलो जैविक खाद अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो उसकी 20 अपने से 20 गुना ज़्यादा पानी को शोषण करने की क्षमता होती है, जो आपको रासायनिक खादों से ना मिलेगी, ना मिलती है। जी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो रासायनिक गुण जो है उसमें हम सबसे चीज़ मेन मानते हैं, जैसे हमारा हृदय होता है, हम सॉइल में बोलते हैं कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि उनकी आपस में कैसे एक्सचेंज करती है कैटायंस को, उसके गुण को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर मैं बताऊं तो इसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का अच्छी गली सड़ी खाद की जो है वो 600 से 700 सेंटीमोल प्रोटॉन एक यूनिट है, शायद आपको याद नहीं रहेगा, पर इतनी ज़्यादा होती है, जो कि मिट्टी में पाए जाने वाले दूसरे जो तत्व हैं उनके मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है। तीसरा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि मैंने अपने पहले भी जब मैं चर्चा करने आता हूँ तो मैंने पहले भी किसान भाइयों और बागवान भाइयों आपको बताया है कि मिट्टी सजीव है, लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी इसलिए है कि मैं जितने मेरे इस हाथ में मिट्टी आती है
उसमें इतने ज़्यादा सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जितने पूरे विश्व में ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा जीवाणु इतनी मिट्टी में पाए जाते हैं। और इन जीवाणुओं का भोजन जो है ये जैविक खादें ही होती हैं। तो ये यानी कि एक मिट्टी के लिए कंप्लीट फूड जैसे हम बोलते हैं, तो हमारी जैविक खाद एक कंप्लीट फूड है। जैविक खाद जो है हमारी मिट्टी के लिए कंप्लीट फूड है। और आपने कहा कि जो भूमि की जो एक क्वालिटी है जी, वो हर तरह से क्वालिटी जो है मेंटेन रखती है Maintain। और बढ़ाती है उसकी क्वालिटी जो है ये जैविक खाद के बहुत सारे फ़ायदे डॉक्टर साहब आपने गिनाए और कुछ उदाहरण भी आपने दिए हमारे दर्शक ताकि समझ सकें जी। और सजग हो जाएं कि केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह में जो है रासायनिक खाद का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, इस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि ये तो हो गई बात कि जैविक खाद के ये फ़ायदे हैं। जी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए बताएं कि कितने प्रकार की होती है, क्या भिन्न भिन्न प्रकार की होती है जैविक खाद? जी। तो किसान भाइयों, जैविक खादें मैं अगर इनकी लिस्ट दूं आपको तो सबसे पहले आती है जिसको हम रूढ़ी की खाद या FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे आप सेंध लगा करके अपने घर में अपने ओबरे के पास जिसकी बनाते हैं। दूसरी इसमें आती है वर्मी कंपोस्ट, तीसरी आती है आपकी पोल्ट्री मैन्योर, चौथा इसमें आता है हरी खाद, पांचवा इसमें आता है आपके जीवाणु खाद, छठी इसमें मैं आपको बताऊं तो जो रॉक फॉस्फेट यानी चट्टानों को पीस कर एक चूर्ण बनाया जाता है जिसे हम रॉक फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, वो भी आपकी जैविक खाद है। जी। और इसके अलावा हड्डियों के चूर्ण जिसे हम बोन मील के नाम से जानते हैं वो भी एक जैविक खाद है। तो किसान भाई, जहाँ पे मैं अगर एक मोटा उदाहरण दूं तो हमारे हिमाचल प्रदेश की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की सबसे ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट में कमी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट में जिंक, बोरोन और मैंगनीज की कहीं कहीं कमी है। बाकी हमारे हिमाचल की मिट्टी में बाकी जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं उनकी इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। जी। तो जो मैंने आपको दो खादें रॉक फॉस्फेट और दूसरी आपको बोन मील बताई, ये फास्फोरस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और इन खादों को अगर 1 साल डाल दिया जाए तो 3 साल तक इनको डालने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके पौधे को मिलती रहती है। जी। तो आपने कहा डॉक्टर साहब के भिन्न भिन्न प्रकार हैं जी। जैविक खाद के, जी। लेकिन आपने कहा कि हिमाचल की जो संरचना है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसके हिसाब से आपने मुख्य तौर पर 2 खाद का विवरण आपने कहा और आपने ये भी कहा कि अगर आप डाल दें तो फिर बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है, 2-3 साल तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये कि जैविक खाद का उपयोग कैसे करें? मुझे लगता है इससे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये जैविक खेती क्या है थोड़ा सा ये बताएं और साथ में इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसमें उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह से कारगर है और किस तरह से उपयोग किया जाए जैविक खाद का? किसान भाइयों, मैं अगर बताऊं तो जैविक खेती और जैविक खाद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और जैविक खेती जो है जैविक खाद पे निर्भर करती है। बिल्कुल। तो अगर मैं ये बताऊं कि जैविक खेती में हम रासायनिक खादों, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और हर्बिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह पर हम विभिन्न प्रकार की अपनी जैविक खादों का तथा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट का और अपने जीवाणु खादों का भी भरपूर उपयोग करते हैं, जिससे हम अपनी फसल को इन सारी बीमारियों से, कीटों से बचाने का काम अपने इन बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा और जो नेचर से हमारे को जैसे नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं और
इसके अलावा और भी हमारे पास फंजीसाइड्स जैसे ट्राइकोडर्मा है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम अपनी फसलों को फफूंदों के अटैक से बचाते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक बात होती है इन दिनों, बहुत नेचुरल फार्मिंग की चर्चा बहुत होती है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि ये नेचुरल फार्मिंग और ये जो जैविक खाद, ये दोनों का बीच में क्या है और कैसे सामंजस्य बिठाएं और दोनों में अंतर क्या है? किसान भाइयों, वैसे अगर मैं मोटे तौर से बोलूं तो जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग एक ही जगह से निकले दो चीज़ें हैं। नेचुरल फार्मिंग जो हिमाचल प्रदेश में 2018 से शुरू हुई है, इसमें हम जो हैं सुभाष पालेकर जी, जो कि जिन्होंने ये विधि दी थी, उस विधि में इन खादों की जगह पे हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने पहले जैविक खादों में बताया कि ना तो हम डायरेक्ट गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, ना वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, और ना ही जीवाणु खादों का भी उपयोग करते हैं। इसमें हम बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत और कीटों और फफूंदों के लिए हम ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, इस तरह के अस्त्रों का उपयोग करते हैं तथा खट्टी लस्सी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके अपनी फसल को बीमारियों से बचाते हैं। जी। ये भी एक जैविक खेती का ही प्रारूप है। इसी का प्रारूप है। जी। डॉक्टर साहब, जैविक खाद का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस पे मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संक्षेप में हमारे जीवाणु खाद के बारे में भी बताएं। किसान भाइयों, जीवाणु, मैंने जैसे पहले बोला, जीवाणु खाद मिट्टी से निकाले गए जीवाणुओं को हम सघन रूप से, यानी कि उसका हम कंसंट्रेटेड फॉर्म बना करके आप लोगों को पैकेट में या लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। और मैं बड़े गर्व से इसको बोलना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय ने अपने किसान भाइयों के लिए, बागवान भाइयों के लिए 3 तरह की जीवाणु खादों का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में स्टेट लेवल पे प्रमाणित किया है और इसका उपयोग अपने किसानों के लिए बताया है, जिसमें मुख्यतः हमारे पास एक बैसिलस लाइकनिफॉर्मिस एक जीवाणु का नाम है, उस पे आधारित हमारा एक तरल रूप में हम जीवाणु खाद एप्पल के लिए अपने फार्मर्स, अपने ऑर्चर्डिस्ट्स को उपलब्ध करवाते हैं। और ये एक ना केवल एक खाद है, पर जहाँ पे भी हमारे ऑर्चर्डिस्ट पर्टिकुलरली डिमेटोफोरा, जिसको हम वाइट रूट रॉट के नाम से जानते हैं, इससे जूझ रहे हैं, वो ऑर्चर्डिस्ट इसका उपयोग करके अपनी फसल को, अपने सेब की फसल को इससे बचा सकते हैं। और हमने अनुसंधान तथा जब हमने मल्टी लोकेशनल ट्रायल लगाए थे तो हमें लगभग 35 से 40% उपज में भी हमें बढ़ोतरी मिली है। तो मैं अपने बागवान भाइयों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बागवान भाई इसका उपयोग करना चाहते हैं, वो 1 लीटर तरल जीवाणु खाद फरवरी 15 से मार्च 15 तक अपने एक फुल ग्रोन ट्री में उसके तौलिए में ड्रेंच कर दें, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ड्रेंच करके उसको छोड़ देना है। और इसमें जो जीवाणु है ये अपने आप उसमें प्रोलिफरेट करेगा और वो अपना सारा काम करना शुरू करेगा। जिन बागवान भाइयों के यहाँ पे डिमेटोफोरा की बहुत ज़्यादा अटैक है, वो इसकी एप्लीकेशन सितंबर महीने में 1 लीटर उन पौधों में करें जिनमें ज़्यादा अटैक उनको दिखाई देता है। अदरवाइज जो मार्च में आपने एप्लीकेशन की वही इसका काम वही पर्याप्त है। आपने कहा डॉक्टर साहब कि जीवाणु खाद जो है, आप उद्यान, चूँकि आप अनुसंधान का काम करते हैं, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में आप जीवाणु खाद उपलब्ध कराते हैं किसानों और बागवानों के लिए। और आपने कहा कि उससे ना केवल बीमारी से बचा जा सकता है, प्लांट को जो है आप बीमारी से बचा सकते हैं, अपितु फसल की पैदावार की प्रतिशतता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जी डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल ये है कि
जीवाणु खाद का उपयोग कैसे किया जाए? आम आदमी अगर मान लीजिए आज के कार्यक्रम के बाद संभवतः बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान और बागवान जी ये चाहेंगे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह में इसकी तरफ आया जाए, जी जैविक खाद की तरफ। जी कैसे उपयोग किया जाए, कब उपयोग किया जाए, किन किन फसलों में किया जाए? किसानों और बागवान भाइयों, ये प्रोग्राम बहुत ही थोड़े समय का होता है, तो इसमें पूरी जानकारी देना मेरे ख्याल में संभव नहीं है। इसके लिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि विश्वविद्यालय में हमारा जो सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है, हम वहाँ पे जीवाणु खाद तथा कंपोस्ट बनाना तथा वर्मी कंपोस्ट बनाना, इसके ऊपर प्रशिक्षण भी देते हैं और इसके ऊपर हम ये जीवाणु खादें आपको वहाँ से उपलब्ध भी कराते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि आज की तिथि में आज विश्वविद्यालय जो केंचुए हैं उनको 150 रुपये प्रति किलो की दर से किसानों के लिए उपलब्ध कराता है तथा केंचुआ खाद अगर किसी को चाहिए हो तो 15 रुपये प्रति किलो की दर से हम आपको इसको उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जो जीवाणु खादें बाकी, जैसे मैंने अभी आपको एप्पल के लिए बताई, तो हम 60 रुपये प्रति लीटर की दर से इस जीवाणु खाद को आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो किसान भाई मटर, गोभी वर्गीय फसलें लगाते हैं, उनके लिए भी हमारे पास ये जीवाणु खादें उपलब्ध हैं, जिसे हम आपको जब भी आपको ज़रूरत हो तो एक सप्ताह पहले हमें डिपार्टमेंट में मैं आपको लास्ट में अपना नंबर भी और अपने डिपार्टमेंट का नंबर भी दूंगा, या अभी आप अगर नोट करना चाहते हैं तो हमारे विभाग, मृदा विज्ञान विभाग का जो नंबर है वो है 01792 252328 252 328। और जो किसान और बागवान भाई मुझसे भी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर लें, 94181 97516 94 181 97 516। हम जब भी आपको कोई भी जैविक खाद, जीवाणु खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इसके अलावा मिट्टी की जांच तथा उसमें कौन कौन से तत्वों की कमी है या कौन सी फसलें आपने लगानी हैं, इसके संबंध में भी आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट नंबर, इन 2 नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको पूरा जानकारी देंगे। और अगर आपको प्रशिक्षण करना है तो आप विश्वविद्यालय में आकर के, हमारे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, जो हमारा एक्सटेंशन विभाग है वो इस तरह के प्रोग्राम को भी चलाता है, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रदेश के विभिन्न भागों से किसानों को चयनित करके वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजता है। तो इसके लिए आप अपने जो आप जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ के एडीओ से, वहाँ के एचडीओ से संपर्क में रहें और आप हमारे पास प्रशिक्षण के लिए आ सकते हैं, जिसमें हम आपको टोटल प्रैक्टिकल आपको प्रशिक्षण देंगे, जिससे आप अपने खेतों में जाकर के, अपने घर में जाकर के उपयोग में ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से कहा, आपने दर्शकों को ये सुझाव भी दिया कि किसी भी तरह की जो है जैविक खाद की बात जानकारी हासिल करना हो, जीवाणु खाद की आवश्यकता हो, सॉइल टेस्टिंग करना हो, यानी किसी भी तरह की सुविधा के लिए वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आपने टोल फ्री, आपने नंबर भी बताया, अपना पर्सनल नंबर भी बताया, तो संभवतः किसान और बागवान जो है वो काफ़ी सजग हो जाएंगे कि उनको जानकारी कैसे और कहाँ से हासिल की जाए। जी डॉक्टर राजेश, मेरा सवाल ये भी है कि उपयोग कैसे किया जाए, कब कब करना चाहिए, यानी फसल की शुरुआत में करना चाहिए और किन किन फसलों में करने की आवश्यकता है, किन में आप रिकमेंड ज़्यादा करते हैं? किसान और बागवान भाइयों, जो जैविक खादों का उपयोग जैसे कि आपने अपनी सब्जी की फसल में करना है, तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं आपको ये खादें उसी टाइम डालनी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें जो पोषक तत्व हैं वो एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ समय लेते हैं। जैसा कि रासायनिक खादों में क्या है, आज आपने यूरिया खाद का छिड़काव किया, चौथे दिन वो अपना असर दिखा देती है जी। पर जैविक खादें 15 से 20 दिन मिनिमम टाइम लेती हैं कि वो एक से दूसरी फॉर्म में
कन्वर्ट होने के लिए। जी। पर मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी रासायनिक खाद आप जो उपयोग में ला रहे हैं, किसी भी खाद की जिसको हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बोलते हैं, वो 50% से ऊपर नहीं होती है, जबकि जैविक खाद्यों की जो इसकी यूज एफिशिएंसी है वो 100% भी आप लेके चलें जी, तब जी, भी इसमें कोई गलत नहीं होगा जी। कि इसकी इतनी ज़्यादा, पर ये लंबे समय तक ये उपयोग में आती रहती है। जी। जैसा मैंने शुरू में भी बताया, ये सिर्फ पोषक तत्व ना दे करके जो संरचना है उसको और मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको कंटिन्यूटी में सस्टेनेबल मैनर में बनाने के लिए, इसके अलावा जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा जो सबसे ऊपर की चीज़ है कि हमारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत ही मददगार होती है। जी। तो आप फ़ायदे की बात जो आपने शुरुआत में भी कहा कि जी। बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्रकृति को भी फ़ायदा है, ज़मीन को फ़ायदा है, मानव शरीर को फ़ायदा है, जो कंज्यूमर्स हैं उनको फ़ायदा है, तो बहुत सारे लाभ हैं। और आपने डॉक्टर साहब कहा कि अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें 100% होता है, इसमें थोड़ा समय भी लगता है। और दूसरा जो हम परंपरागत जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, रासायनिक खादों का जो उपयोग करते हैं, उसमें और इसमें जो भिन्नता है, एक तो आपने महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई कि फ़ायदे उसके ज़्यादा हैं, लेकिन किसान और बागवान ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ज़्यादा आए, दोनों का कंपैरिजन में कुछ चीज़ें और बताएं। मैं आपको किसान भाइयों और बागवान भाइयों ये बताना चाहता हूँ कि अगर आज की तिथि में अगर हिमाचल प्रदेश का जो टोटल फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है, अगर आप उसको देखें तो हम आज भी सिर्फ 55.5 और 56 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि लगभग उसमें 80% एक ही फर्टिलाइज़र यूज होता है, जो है यूरिया। यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर हमारा हिमाचल सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। जी। पर पौधे को जीने के लिए 17 न्यूट्रिएंट एलिमेंट की आवश्यकता है और उसमें से 3 ही न्यूट्रिएंट एलिमेंट जल वायु से मिलते हैं, बाकी आपको डालने पड़ते हैं। जी। हमारी जो जैविक खाद्य हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट यानी कि 14 के 14 न्यूट्रिएंट एलिमेंट पौधे को प्राप्त मात्रा में दे सकती 14 हैं, के 14 न्यूट्रिएंट दे सकती हैं। पर जब तक आपको जब करना क्या है कि इनकी जो हमारे द्वारा अनुमोदित मात्रा है उस मात्रा में आपको ये डालनी पड़ेंगी। जी। और वहाँ रासायनिक खाद्यों से क्या हो रहा है, पर्यावरण को भी जाने दीजिए, उसका तो दूषण है ही है, पर ये मिट्टी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। यानी कि अगर आप दाल में नमक ज़्यादा डाल देंगे तो दाल में बाकी मसालों का डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से जैसे आपने मिट्टी में सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा को ज़्यादा डाल दिया तो बाकियों का इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे हमारी सॉइल हेल्थ पूरी तरह खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि उसके बहुत सारे फायदे आपने गिनाए, लेकिन ज़रूरत है, लास्ट में आपने कहा कि ज़रूरत है रिकमेंडेड डोज की, जो भी आप प्रमाणित डोज आप बताएंगे। डॉक्टर राजेश, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आप जैविक खादों के बारे में जो जानकारी आपको दी उन्हें जरूर अपनी फसल के साथ जो है वो जरूर दिनचर्या में शामिल करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।